क्योटो में मंदिरों के दर्शन के बाद जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे नरेंद्र मोदी। आज होगी डेलीगेशन स्तर की बातचीत। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान। एसपी और कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में योगी के प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ में बीएसपी नेताओं का लगा जमावड़ा। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी उठाया सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल। कहा, लोकसभा में राहुल की चुप्पी की वजह से हम हारे। और यूपी में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार के खिलाफ 2 सितंबर को प्रदेश व्यापी होगा विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं शशांक विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज तीसरा दिन है और अब दर्शन के बाद डेलीगेशन स्तर की बातचीत होगी। जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों के कार्यकाल को देखें और जिस तरीके से जो भी उनका कार्यक्रम रहा है पिछले 2 दिनों में, उस दौरान जो इस तरीके से वो आध्यात्म से उन्होंने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, देश को जोड़ने की कोशिश की। पहले तोजी मंदिर गया, उससे पहले क्योटो सिटी गए थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो पिछले 2 दिनों में उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को जो वक्त है वो मंदिरों और आध्यात्म से देने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार आज जापान दौरे का तीसरा दिन है और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेलीगेशन स्तर की बातचीत करेंगे और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, मोदी ने मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत को भारत और जापान के संबंधों का कड़ी भी बताया है। तो जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो पिछले 2 दिन जो है उन्होंने पूरी तरीके से मंदिरों के दर्शन के साथ साथ आध्यात्म से जापान और भारत के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार आज जिस तरीके से आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन बेहद अहम है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज डेलीगेशन स्तर की बातचीत होगी जिसमें कि तमाम मुद्दे, जिस तरीके से अगर हम बात करें विकास को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात है और उसके साथ ही साथ बुलेट ट्रेन की जो बात है, इन सारे मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे। जापान की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योटो शहर की तर्ज पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विकसित करने संबंधी मुद्दों का जायजा लिया और ऐतिहासिक बनारस का एक नक्शा क्योटो के मेयर दाइसोक कोदाकावा को भेंट किया। क्योटो के मेयर ने भी मोदी को एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने दिखाया किस तरीके से शहर को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या कुछ खास रहा उसमें। काशी अब जापान के क्योटो जैसी स्मार्ट सिटी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिवसीय जापान यात्रा का आगाज देशों के बीच काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने के समझौते के साथ हुआ। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 स्मार्ट शहर बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र काशी से कर दी। इस समझौते के तहत काशी की विरासत के संरक्षण, शहर के आधुनिकीकरण, कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जापान सहयोग करेगा। दोनों देश इस दिशा में सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन इस समझौते के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या काशी की चुनौतियां वैसी ही हैं जैसी क्योटो की थीं। इसके लिए पहले हम आपको यह बता दें कि क्योटो सिटी है क्या। क्योटो की खासियत। 11वीं शताब्दी में क्योटो जापान की राजधानी थी। ये काशी की तरह मंदिरों का शहर है। क्योटो में 2000 से ज्यादा मंदिर हैं। बौद्ध धर्म का केंद्र है क्योटो। साल 788 में बना प्राचीन और बेहद पवित्र कियोमिजू मंदिर है यहाँ। बुलेट ट्रेन, बेमिसाल साफ सफाई, ऊंची ऊंची इमारतें, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल इसे स्मार्ट सिटी बनाता है। क्योटो इको फ्रेंडली शहर है। यहाँ प्रदूषण ना के बराबर है। ये तो उस शहर की खासियत थी जिसकी तरह प्रधानमंत्री काशी को बनाना चाहते हैं। लेकिन काशी की अपनी अलग चुनौतियां हैं।
सबसे पहले उन चुनौतियों को समझ लेते हैं। वाराणसी की चुनौतियां। जल निकासी और सीवर सबसे गंभीर समस्या। हल्की बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। पिछले 2 दशकों में आबादी 2 गुना हो गई। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए धन संकट, खस्ताहाल सड़कों, सिटी बस सेवा का जापान के शहर क्योटो से कोई मुकाबला नहीं। तो दोनों शहरों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन यदि समानता की बात की जाए तो दोनों ही पौराणिक और प्राचीन शहर हैं और दोनों का ही धार्मिक महत्व है। अब जब प्रधानमंत्री यहां से सांसद हैं तो हो सकता है कि इस शहर की किस्मत भी चमक जाए, लेकिन बड़ी समस्या इस बात की है कि समझौते के बाद और यदि काशी क्योटो की तरह विकसित हो भी गया तो क्या लोग इस वैसे ही शहर से जुड़ाव महसूस कर सकेंगे और क्या हजारों लोगों के रोजगार को खतरा पैदा नहीं होगा और क्या वाकई ये समझौता जमीन पर उतर पाएगा? ये सवाल जरूर उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योटो का अगर बात करें काशी के नक्शे की तो साफ तौर पर उन्होंने क्योटो के मेयर को नक्शा तो जरूर दे दिया है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये जो नक्शा है वाकई में आने वाले वक्त में इसका जो रूप है वो काशी पे दिख पाता है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। इस बार इस कलह की वजह पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह बने हैं। वैसे तो हमेशा ही दिग्विजय सिंह विवादों में रहे, लेकिन इस बार साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई है उसके बाद से राजनीति बेहद गरमाई हुई थी कांग्रेस के अंदर ही और लगातार तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और अगर खास करके दिग्विजय सिंह की बात करें तो पहले भी वो राहुल गांधी के खिलाफ अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन बाद में वो उस बयान से पलट गए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर से जो है साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है और दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी कलह यहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है उसमें लगातार तमाम अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है। तमाम नेता जो है लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी कई बार तमाम नेताओं की ओर से बयानबाजी आ चुकी है और अगर दिग्विजय सिंह की ही बात की है तो इससे पहले भी राहुल गांधी को लेकर बयान दे चुके हैं कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व की कमी है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो अपने बयान से पलट गए थे और उन्होंने साफ तौर पर इस तरह के किसी भी बयान देने की बात को खारिज कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से अगर बात करें कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह की तो वो देखने को मिल रही है और अगर दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह लगातार राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते आ रहे हैं जब से लोकसभा चुनाव में हार हुई है। ये जरूर है कि अपने बयान से उसी रफ्तार से पलटते भी रहे, लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कांग्रेस का अब क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने। जहां एक ओर दिग्विजय सिंह अपने नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं, वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी नेताओं ने मेहनत करनी शुरू कर दी है। पलवल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया। इस रैली के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से विकास की बात की जाए, सरकार ने पिछले 100 दिनों में तमाम मुद्दों पर काम करने की कोशिश की है। और इस रैली में राजनाथ सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को फौलादी सरकार बताया। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कमजोर नहीं बल्कि फौलादी सरकार है। हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि एक महीने से पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं जिंद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रैली को संबोधित किया। इस रैली में सुषमा ने कहा कि बीजेपी सरकार हर हाथ में काम, हर खेत को पानी और हर पेट को रोटी के सिद्धांत पर काम करेगी। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था, जिस तरीके से नारा चुनाव से ठीक पहले आया था,
सबका साथ सबका विकास। तो इस मैसेज को फिर से डिलीवर करने की कोशिश की गई है राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज की ओर से। तो साफ तौर पर अगर बात करें, इस वक्त जो है राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने कमर कस ली है और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से जो है इस वक्त रैलियां शुरू हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो जो कुछ भी अभी तक उपलब्धियां हुई हैं उन्हें गिनाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके से कल 2 अलग अलग रैलियां संबोधित की गई राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज की ओर से। तो निश्चित तौर पर इस वक्त अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो अपनी कमर कस चुकी है और ये पहला मौका होगा कि बीजेपी सारे सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही हचका से उसका गठबंधन टूट गया, जिसके बाद इस वक्त बीजेपी अकेले दम पर पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और कोशिश करेगी कि सत्ता में वो आ जाए। उस लिहाज से इस वक्त अगर तमाम नेताओं की बात किया तो उन्होंने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। योगी आदित्यनाथ और विवादित बयान, दोनों का नाता कुछ ऐसा है कि अक्सर उभर कर आ ही जाते हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर फिर बवाल मचा है। योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल को इंटरव्यू में उन्हें सांप्रदायिक दंगों पर बयान दिया, जिस पर विरोधी दलों ने काफी कड़ा विरोध दिया है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सुर्खियों में हैं और वजह है उनका एक और विवादित बयान। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि जहां 10 से 20% अल्पसंख्यक हैं, वहां सांप्रदायिक हिंसा की छोटी मोटी घटनाएं होती। जहां 20 से 35% अल्पसंख्यक हैं, वहां बड़े सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 35% से ज्यादा है, वहां गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी के इस बयान की राजनीतिक गलियारों में कड़ी निंदा की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान देते रहते हैं जिनसे सांप्रदायिक माहौल खराब हो। क्या चंद सीटों की खातिर देश के अंदर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना जायज है? बीजेपी ने योगी के इस बयान से खुद को किनारा करने की कोशिश की है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात में यकीन करती है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद को लेकर 2009 में दिए गए बयान पर बवाल मच चुका है। हाल ही में जारी एक वीडियो में योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराए तो हिंदुओं को उसके बदले 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना चाहिए। आप अभी मेरा उनके इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में उनके इस एक और शर्मनाक बयान ने विरोधियों को उन पर और बीजेपी पर तीखे वार करने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को उनकी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए 11 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं उनके तमाम सांसद इस बात को साफ तौर पर खारिज करते हैं। यूपी में चुनावी सियासत चरम पर है। हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार है। एक और योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, तो वहीं दूसरी ओर इस बयान पर सियासत गर्म होने लगी है। अब समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने इसे ओझी मानसिकता बताते हुए कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है वहीं दंगे हो रहे हैं। साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव में उनके प्रचार करने पर रोक लगाने की भी मांग की है। उसके साथ ही साथ अगर बता दें कि जिस तरीके से जो बयानबाजी इस वक्त आ रही है,
इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है और तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस बयान का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के उस बयान का बचाव करते हुए यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। ऐसा कोई विषय उनका नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे इस समुदाय का बहुमत बढ़ता है, ये समुदाय कानून का सम्मान करने से पीछे हटता है। और वर्तमान सरकार के समय में उनके कहने का अर्थ समझिए कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, उस पद्धति का पालन हो रहा है। पूरा देश तो सेकुलर है, तो ऐसे में ये तो कहीं ना कहीं अब सबका साथ सबका। सेकुलर का अर्थ है धर्म सापेक्षता, निरपेक्षता का विषय अपनी जगह अलग है। लेकिन एक बात तय मानिए, आदरणीय मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर करेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जहां धर्मनिरपेक्षता की बात समझा रहे हैं, अगर यही बात बीजेपी के सांसद भी समझ जाएं तो शायद इस तरह की बयानबाजी रुक जाए। नोएडा में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान लक्ष्मीकांत ने विधानसभा उपचुनाव के सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। साथ ही उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग से कड़ी सुरक्षा की मांग की है। मुरादाबाद एसएसपी को हटाए जाने के बाद उन्होंने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद भी दिया। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए, बीजेपी ने नोएडा में नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, और वहां पर एक नया चुनाव कार्यालय खोला गया है। प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार की लाचारी, बेबसी, कानून के शासन को सुधारने की नीयत न होना, जहां जहां भी चुनाव है वहां 100% केंद्रीय सुरक्षा बल लगाकर चुनाव कराया जाए। जिला एसएसपी मुरादाबाद को हटाने का आग्रह हमने किया था। आयोग ने निर्णय लिया है, एसएसपी मुरादाबाद को हटाया है। मैं आयोग का इस बात के लिए आभारी हूं, क्योंकि अब वहां ठाकुर द्वारा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकेगा। उसी तरीके से पूरे प्रदेश में यदि केंद्रीय सुरक्षा बलों के अंतर्गत चुनाव हुआ तो मैं दावे से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल सकेगी। बसपा लड़ नहीं रही है और कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं पैदा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो एसपी सरकार जो है वो अपना एक भी सीट नहीं खाता नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस की बात करें तो कहीं दिखेगी नहीं, हर ओर कमल खिलेगा। अभी देखना दिलचस्प होगा कि 13 तारीख को क्या कुछ होता है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।